गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, है ना। आपने लेक्चर 1 देखा होगा, है ना, और उसको समझा होगा। अगर कोई डिफिकल्टी होगी, है ना, तो आप पूछ सकते हैं, है ना। आज हम लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे कि मैथमेटिकल टूल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्या क्या मैथमेटिकल टूल्स और बचे हुए हैं। पिछली क्लास में आपको दो चीज़ें बताई गई, एक तो डिस्टेंस फार्मूला, उसके एप्लीकेशन, दूसरा सेक्शन फार्मूला और उसके एप्लीकेशन। अब तीसरा जो है हमारे पास है एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। याद दिला दूं मैं आपको, ये 2 डायमेंशनल प्लेन है। पॉइंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए, पॉइंट की आइडेंटिटी स्टैब्लिश करने के लिए दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम एक्स एक्सिस है, वर्टिकल लाइन का नाम वाई एक्सिस है। जहां पे मिलते हैं उसको हमने नाम दिया है ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट है 0,0। अब इस प्लेन में 3 पॉइंट हैं। ए x1 y1, बी x2 y2, सी x3 y3। 8th क्लास से आप पढ़ रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रेपीज्म हाफ sum of parallel sides into distance between the parallel sides। अब आप जो एरिया लाना चाहते हैं ट्रायंगल का, वो साइड के टर्म में नहीं है। आपने सही है 10th क्लास में हेरॉन्स फॉर्मूला भी पढ़ा था, जहां आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल तीनों साइड और सेमी पेरीमीटर के टर्म में आपने लिखा था। उससे पहले 8th क्लास में आपने हाफ बेस इनटू हाइट भी किया था। यहाँ पे मेरे पास एक नई चीज है और उसका नाम है पॉइंट। पहली बार अपने पूरे इंटायर करियर में आपने एक पॉइंट को एक ऑर्डर्ड पेयर से शो किया है। x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये 3 पॉइंट है। यहाँ पे काम करते हैं, ये ए से, इसका नाम है एम, नहीं, बी से इसका नाम है एन, और सी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसका नाम रख देते हैं पी। यस और नो, एनी डाउट अबाउट इट? जितना आपने पढ़ा है उससे आप मुझे ये बताइए, ए एन, सॉरी, बी एन y2, ए एम y1 और सी पी y3, इतना कोऑर्डिनेट सिस्टम आप पढ़ चुके हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं ओ एन इज x2, ओ एम इज x1 एंड ओ पी इज इक्वल टू x3। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? एन एम जो है वो आपका x1 माइनस x2, एम पी जो है आपका x3 माइनस x1, और एन पी जो है वो, ये आप खुद भी करके देखेंगे ना। ये ऐसा डिराइव करने से आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो पकड़ है वो मजबूत होगी ना, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो एनहांस होगी। तो अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को हम कैसे लिखने वाले हैं। देखिए, आप गौर से देखिए, ए बी एन एम, ए बी एन एम, क्या ये एक ट्रेपीज्म है?
बिल्कुल है। AMPC, क्या ये एक ट्रेपीज में है? बिल्कुल है। और उसके बाद BCNP, ये भी एक ट्रेपीज में है। तो आप चाहें तो एरिया ऑफ ट्रेपीज्म ABNM प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीज्म AMPC माइनस एरिया ऑफ ट्रेपीज्म BCNP, अगर ये करें तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मिल जाएगा। क्यों भाई, ये बात क्लियर है या नहीं है? चलो, तो सारी मेहनत जो है आप क्या करने के लिए कर रहे हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लाने के लिए। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लाना है तो आप मुझे ये बताइए, ट्रेपीजियम ABNM को देखिए ना, ABNM को देखिए ध्यान से। ABNM को अगर आप ध्यान से देखेंगे, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स y2 plus y1, distance between parallel sides x1 minus x2 प्लस हाफ। बताइए बेटा, AMPC, AMPC में आपका क्या है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स y1 प्लस y3, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स क्या हो जाएगा? x3 माइनस x1, यस और नो। और उसके बाद माइनस हाफ एरिया ऑफ ट्रेपीज्म BCNP। तो BCNP में दो पैरेलल साइड्स है, BN और PC, तो ये हो जाएगा y2 प्लस y3 एंड डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी x3 माइनस x2। क्यों भाई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बेटा ये जो है ये आपको खुद करना है, और करके देखेंगे तो मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 आ जाएगा। तो बेसिकली आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल पहली बार तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट के टर्म में आ गया। तुमने जो यूक्लिडियन ज्योमेट्री के कंसेप्ट्स हैं बेसिक्स, उनको यूज किया, और यूज करके अब जो तुमने फॉर्मूला लाया है दैट इज इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ A, B एंड C, दैट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन ना, हाफ है ना, पहले पॉइंट का एब्सिसा, ब्रैकेट में बाकी दो पॉइंट के ऑर्डिनेट का डिफरेंस, फिर दूसरे पॉइंट का एब्सिसा, बाकी दो पॉइंट के ऑर्डिनेट का डिफरेंस। ऑर्डर नहीं भूलेंगे ना भाई, x1 के बाद y2 माइनस y3, फिर x2 के बाद y3 माइनस y1, और फिर x3 के बाद y1 माइनस y2। ये बात सच है कि एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव ना। तो अगर इस एरिया के फॉर्मूले में हमको क्या मेंशन कर देना चाहिए? मॉड, यस और नो, क्योंकि एरिया विल ऑलवेज बी नेगेटिव। एम आई क्लियर और नॉट? आपने एक एरिया ऑफ ट्रायंगल लाया है किसके टर्म में बेटा? x1 y1, x2 y2, x3 y3 के टर्म में, नहीं? यस और नो, श्योर और नॉट? अब हम इसको यूज करेंगे ना, हम इसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, है ना। ये देखिए, ये आपका पूरा टॉपिक एक साथ आ गया है ना। और ये जो है, अच्छा भाई सॉरी, एक सेकेंड भाई, आज ऐसा करेंगे, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि ये आप लोग को गड़बड़ ना करे। ये आपके काम की चीज़ है, बट मैं चाहूँगा कि आप इसको कम से कम 2 बार ये कैलकुलेट करें। देखो यार, एक बात याद रखना कि जेई मेंस एंड एडवांस कैन बी डन only when you are practiced enough, when each and every result is derived by yourself। तुमने खुद उसको निकाल के देखा है, तुम्हें उसकी इंट्रिकेसीज पता है। भाई मैं तो बार बार कर रहा हूं तो मेरे तो ये है ना सबकॉन्शियस में चला गया, तो मैं तो गलत करूंगा नहीं, बट आपके लिए पहली बार है ना, तो आप इसको है ना एक ट्रायंगल, और मैं तो कहता हूं कि भाई अभी मैंने टॉप पे x1 y1 रखा है, तुम टॉप पे x2 y2 रख लो या x3 y3 रख लो, चेंजेस करके डिराइव करके देखो,
फाइनल रिजल्ट ये आना चाहिए, यस और नो। और हाँ, अगर एरिया नेगेटिव आ रहा है तो आप उसको पॉजिटिव कर दीजिए। भाई एरिया अगर -10 है तो आप लिखिए +10 स्क्वायर यूनिट, यूनिट नहीं स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है ना, एरिया टू डायमेंशनल है, यस और नो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट। और एक बात और, इस बात ध्यान रखना कि मेंस में तो नहीं देखा, बट पहले जो AI ट्रिपल ई थी उसमें 4-5 बार उसने जानबूझ के 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट में से किसी एक में के 2 कोऑर्डिनेट में से एक को उसने अननोन रखा था, के नाम दे दिया था, PA दे दिया था, और उसके बाद एरिया दिया था तो 10, है ना। अब बच्चा क्या करता है, एरिया 10 लेके कैलकुलेट करता है, उसका जो अननोन है वो आ भी जाता है, बट कोई भी 4 ऑप्शन में नहीं मिलता। उसका कारण ये है ना कि वो एक्चुअल में उसमें चॉइस 10 नहीं -10 भी है ना यार। तुम जानते हो कि अगर एरिया -10 आएगा तो भी तो उसको +10 लिखोगे, तो ऑब्वियसली तुम्हें 10 रख के भी लाना पड़ेगा और -10। मैं ये नहीं कह रहा कि अगली बार भी यही होगा, तो आपको ये चीज दोनों तरीके से आनी चाहिए कि आप एरिया को +-10 करें और उससे के की जो 2 अलग अलग वैल्यू आए उनमें जो भी अगर आप ऑप्शन हो उसको टिक करें। एम आई क्लियर, यहां तक समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए जरा ध्यान से। अब मैं 2 डायमेंशनल प्लेन नहीं बना रहा हूं। भाई 2 डायमेंशनल प्लेन मेरे को बनाना क्यों पड़ता है? भाई जब मैं डिराइव कर रहा था तो मैं बताना चाहता था कि उस ट्रापीज में डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स कौन है, वो जो पैरेलल साइड्स है उनकी हाइट कौन है, उनकी लेंथ क्या है। तो मैं उस प्लेन को शो करके, कोऑर्डिनेट एक्सिस को शो करके आपको बताता था कि भाई वो जो 3 पैरेलल साइड्स है, एक y1 एक भाई सीधी सी बात है ना, किसी पॉइंट से अगर एक्स एक्सिस में परपेंडिकुलर ड्रॉप करेगा तो वो जो लेंथ है, वो जो डिस्टेंस है, वो तो अपन शुरू में ही पढ़ लिए थे कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज नथिंग बट मॉड ऑफ ऑर्डिनेट। एम आई क्लियर बच्चों? ठीक है। अब देखिए, अगर मैं आपसे एक सवाल करा रहा हूं 2 3 4 5 1 6, ठीक है, ये आपके ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस हैं और एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए डिनोट कैसे कर रहे हैं, ए फॉर एरिया ट्रायंगल ABC। इसको पढ़ते कैसे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ। यहाँ पे आपके पास फ्रीडम है, किसी को भी x1 y1, किसी को भी x2 y2, है ना। तो A से शुरू किया 2, तो y2 माइनस y3 प्लस 4 6 माइनस 3 प्लस 1 3 माइनस 5। एम आई क्लियर? अब यहाँ पे देख लीजिए, हाफ 2 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 1 इंटू -2 हाफ, दैट इज -2 प्लस 12 -2, तो कितना आ गया भाई, 8/2 4 स्क्वायर यूनिट्स। एम आई क्लियर बच्चों? चलिए इसी सवाल को थोड़ा बदल देते हैं, है ना। देखिए भाई 2 3 4 5 1K, है ना। अब मैं जो तीसरा कोऑर्डिनेट है तो उसके y रीडिंग को मैंने K नाम दिया है, यस और नो। अब आप मुझे ये बताओ, गिवन एरिया इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट्स। क्या गिवन है? एरिया आपका 4 स्क्वायर यूनिट्स है और ट्रायंगल आपका ABC है। आपको लाना है फाइंड के ना, है ना। तो आप मुझे ये बताइए, आप क्या लिखने वाले हैं, हाफ 2 5 माइनस के प्लस 4 के माइनस 3 प्लस 1 3 माइनस 5 इज इक्वल टू +-4, यस और नो। क्योंकि एरिया अगर -4 भी आया होता तो भी क्या एरिया उसका 4 काउंट करते, तो ये क्या हो जाएगा देखिए जरा, 10 - 2K प्लस 4K माइनस 12 -2 इज इक्वल टू +-4। तो फाइनली क्या मिल रहा है अपने को, ये हो गया 2K और -12 -2 -4, मतलब -14 +2, और ये +-8। तो एक बार मैंने +8 लिया तो 8 + 4 तो K6 आ गया, जो पिछला वाला एग्जाम्पल था
और एक बार मैंने -8 लिया तो 2k इज -4, सो k इज -2। तो बेटा चाहे k -2 हो चाहे k 6 हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 4 स्क्वायर यूनिट्स। क्या ये बात आपके समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है एक बढ़िया और शानदार तरीका इस ट्रायंगल के एरिया को याद करने का। खैर अगले साल तो डिटर्मिनेंट भी आ जाएगा, बट फिर भी ये जो ग्रिड है, ये जो ग्रिड है, ये ग्रिड से यू कैन गो फॉर ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन। अब आपको एक चीज जरूरी है कि जो हम यूज करने वाले हैं उसमें आपके वर्टिसेस कंसेक्यूटिव होने चाहिए, ऑर्डर में होने चाहिए। मतलब x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो आपका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी विल बिकम हाफ। देखिए जरा ध्यान से, पे अटेंशन। सबसे पहले लिख दिया x1 y1, अगली बार x2 y2, अगली बार x3 y3, और लास्ट में फिर से x1 y1। क्या करना है आपको? दो कलर यूज कर रहा हूं, ये देखिए, ये येलो कलर प्लस है और ये जो दूसरा कलर है ये माइनस है ना? तो ये सिलसिला आपको चलाना है, नहीं? ये सिलसिला आगे भी चलाना है, देख लो भाई, है ना? तो वापस मैं अपने ब्लैक कलर में आ जाता हूं। बताइए कौन है प्लस में? x1 y2, x2 y3, x3 y1, ये तीनों प्लस है। और कौन है माइनस में? x2 y1, x3 y2। अरे प्लस लिख रहा हूं तो सामने माइनस भी तो है ना यार, आपको ये भी तो देखना पड़ेगा ना। बोलिए हाँ या ना, श्योर और नॉट? हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दिल है कि मानता नहीं। अरे जब दिल है कि मानता नहीं तो जाके एक बार चेक कर लो ना यार। यही तो जेई प्रिपरेशन है, जहां जब जब मन में शंकाओं के बादल घुमड़ आए, केवल एक एग्जाम्पल ही दिल को बहलाए। नहीं, ये देखो भाई, अगर यहां पे मैं मल्टीप्लाई करूं, x1 y2, x2 y3, x3 y1, ये तीनों प्लस में है, x1 y3 माइनस x2 y1 माइनस x3 y2, ये तीनों माइनस में, आप देख लीजिए। अब इसका फायदा आप देखिए जरा, आप गौर से देखिए, अगर आपके पास में क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, और मेरे पास चार क्वाड्रिलेटरल में चारों वर्टिसेस ऑर्डर में दिए हुए हैं, तो कितना आसान हो जाएगा ये। वैसे तो कई बार तुम उसको ट्रायंगल ट्रायंगल स्प्लिट करके उनका क्या मॉड्यूलस का सम ले सकते हो, बट ये देखिए ये हो गया डायरेक्ट हाफ। ये देखिए x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, x1 y1। बट बार बार कह रहा हूं, अगर तुम्हारे वर्टिसेस का ऑर्डर ये चेंज हुआ तो तुम्हारा एरिया सही नहीं आएगा। यस और नो? और आप चाहें तो इसको, कौन है भाई पॉजिटिव बताओ जरा? x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4 प्लस x4 y1, ये है प्लस में, तो माइनस में क्या आ जाएगा बता दो? x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस x4 y3 प्लस x1 y4। क्या आप लोग ने इसको देख के पेंटागन हेक्सागन का एरिया ब्रेन में विजुलाइज किया कि नहीं किया? तो ये ग्रिड पढ़ाने का एक ही रीजन था कि किसी दिन आपको एक क्वाड्रिलेटरल या पेंटागन का एरिया निकालना पड़े तो आप उसको ट्रायंगल में ना स्प्लिट करके डायरेक्ट निकाल सके। यस और नो? अब बारी आती है भाई साहब, लोकस। नहीं,
पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट के बाद सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ा कैरेक्टर लोकस। स्ट्रेट लाइन इज अ लोकस, सर्कल इज अ लोकस, पैराबोला इज अ लोकस, हाइपरबोला इज अ लोकस एंड मेनी मोर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेप्स। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है भाई। आप एक बात बताइए कि भाई सर्कल आपने देखा है, तो सर्कल आप जब देखे थे तो आपको बताया गया था कि सर्कल में एक सेंटर होता है और सर्कल के सरकमफेरेंस के सारे पॉइंट सेंटर से इक्विडिस्टेंट होते हैं। अब क्या मैं यहां पे ऐसा बोल दूं, एक ऐसे पॉइंट का लोकस जो किसी गिवन पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर है, तो लो देखिए, हम बोलते जरूर है कि पॉइंट इज मूविंग, बट पॉइंट कोई लाइव कैरेक्टर तो है नहीं कि भाई वो उसके पास कोई मोटराइज्ड इंजन थोड़ी ना कि वो पूरा घूम रहा है। मतलब ये है कि वो जो गिवन कंडीशन है वो कंडीशन अलग अलग पॉइंट्स के लिए सच है, और वो अलग अलग पॉइंट जो है पक्का एक सर्टेन डेफिनेट पाथ में लाई करते हैं, और उस पाथ का डायग्राम जो है वो लोकस है, उस पाथ का नाम जो है वो लोकस है। और आपको अभी तक मैंने एक वर्ड नहीं यूज किया, आपने अपना जीवन यूक्लिडियन ज्योमेट्री के साथ स्पेंड किया। आज हम जो ज्योमेट्री पढ़ते हैं उसका नाम है एनालिटिकल ज्योमेट्री, और एनालिटिकल ज्योमेट्री में किसी शेप को कंस्ट्रक्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी शेप का नाम जानना इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ है कुछ नहीं है। सबसे जरूरी है उस पर्टिकुलर पाथ का इक्वेशन, यस और नो। आपको देखिए आपने सेट पढ़ा है, सेट क्या होता है, एक फैमिली होती है, ग्रुप ऑफ मेंबर होता है। आप ये सोचो किसी सेट को लिखने के कितने अलग अलग तरीके हैं। जब तुम अपने फैमिली मेंबर का सेट बोल रहे हो उस समय क्या, एक करली ब्रैकेट बनाया, अपने अलग जितने मेंबर है उनके नाम लिख दिए। दूसरा क्या था, इंटरवल। जब आपको रियलाइज हुआ कि व्हेन देयर इज अ सिचुएशन व्हेन यू आर नॉट एबल टू राइट ऑल ऑफ देम वन बाय वन, एट दैट टाइम व्हाट यू डिड, क्या करना शुरू कर दिया भाई साहब, इंटरवल यूज किया। एक से दो के बीच क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, इनफाइनाइट वैल्यूज उसके बीच में अपने आप आ गई। अब मैं आपसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेट की बात कर रहा हूं। यार एक बात बताओ, सर्कल इज अ सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट, हाँ या ना? अब मुझे यह बताओ उन सारे पॉइंट्स की आइडेंटिटी मैं कैसे स्टैब्लिश करूं? उसी आइडेंटिटी का नाम है लोकस, यस और नो? आज हम पहली बार इस एनालिटिकल ज्योमेट्री में इक्वेशन वर्ड का यूज कर रहे हैं। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि आप 10th क्लास में जो चैप्टर पढ़े थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसमें आपने एक्स और वाई की एक लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट करके दिखा था, ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया था। तो आप सबको अच्छे से पता है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज एन इक्वेशन। बेटा ये भी तो सेट है। अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 को ड्रॉ करने से एक लाइन आ रही है, तो उस लाइन के इनफाइनाइट पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। मतलब दे ऑल आर बिलोंगिंग टू वन फैमिली, but now the family is not given by the interval, not given by the curly bracket. Instead, now the time when the family is represented by the equation. So every equation is set of infinite points. Every equation gives you a shape, a diagram. That diagram consists of infinite point, and all those points can be represented by one single equation. Yes or no? Now the biggest problem is what? This is the start of the analytical geometry. You are not well aware with other topics. स्ट्रेट लाइन नहीं पता, सर्कल नहीं पता, पैराबोला नहीं पता, एलिप्स नहीं पता, हाइपरबोला नहीं पता, पता करने की जरूरत भी नहीं है। अभी तुम सिर्फ इस बात पे फोकस करो कि इस 2 डायमेंशनल प्लेन के 2 वेरिएबल है एक्स और वाई, तो तुम्हारा सेट जो है वो एक एक्स और वाई का
कार्टेशियन रिलेशन है भाई। देखिए, इसको मार्केट में लाया किसने था? रीन डेकार्टे थे। तो भाई उसके ऑनर में कुछ तो करना था, तो इसलिए एक्स कॉमा वाई का नाम क्या रखा? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, उन्हीं के ऑनर में। अब ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बाद मेरे पास क्या आ गया? और रिलेशन इन एक्स एंड वाई। तो रिलेशन है, रिलेशन आप बाद में भी पढ़ेंगे, और भी तरीके से पढ़ेंगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है और रिलेशन इन एक्स एंड वाई, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। अब ये इक्वेशन लीनियर भी हो सकती है, हायर डिग्री भी हो सकती है ना, और वो अकॉर्डिंग टू इट्स पावर अलग अलग शेप को शो करेगी। इतनी बात आपको अगर समझ में आ गई हो तो लोकस का नाम और अच्छा दे देता हूं, पाथ ऑफ अ पॉइंट। एक पॉइंट मूव किया, अरे कोई मूव नहीं किया, मतलब जो कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले सारे पॉइंट्स एक शेप में आ गए। यस और नो? पाथ ऑफ अ पॉइंट, शेप, और यार ऐसा मत करना लोकस लोकस लोकस, अरे दिमाग में क्लियर आइडिया रखो। लोकस वो जो पाथ है उसका ग्राफ भी लोकस है। कई बार उस पाथ का नाम भी पता होता है तो वो भी लोकस है, बट इस एनालिटिकल ज्योमेट्री में ना पाथ का नाम काम आएगा ना ग्राफ काम आएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज काम आएगी, उस पर्टिकुलर पाथ की इक्वेशन जो किसके टर्म में होगी? एक्स और वाई। डिग्री क्या होगी वो आप देखते चले जाएंगे, सवाल बनाते जाएंगे, और आपको अलग अलग इक्वेशन मिलते जाएंगे। एम आई क्लियर? अब भाई जब जिससे स्टार्ट किया था, फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves such that find locus of a point which moves such that its distance from 2,3 is 5। एक ऐसे पॉइंट का लोकस बताओ जिसकी 2,3 से डिस्टेंस क्या है? 5। क्या एक पॉइंट है? नहीं रे बाबा, इस प्लेन में ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स है, वो इनफाइनाइट पॉइंट को ज्वाइन करने से शेप आ जाएगा। हाउ? उस शेप का नाम सर्कल है। तुम तो बहुत अच्छे से जानते हो, क्यों? क्योंकि भाई ये डेफिनेशन वही तो कह रही है। इसका मतलब ये वो सर्कल है जिसका सेंटर 2,3 है और रेडियस 5 है। आप सोचो ना भाई, मतलब एक पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है कि 2,3 से डिस्टेंस 5 है, मतलब ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट है, सबकी 2,3 से डिस्टेंस 5 है। तो क्या मोडस ऑपरेंडी बनाने का तरीका, लोकस बनाने का तरीका, वैसे तो कई लोग स्टार्टिंग में ही एक्स वाई ले लेते हैं, बट मैंने जेई एडवांस के ऐसे सवाल देखे हैं लोकस के कि मेरे हिसाब से आप हमेशा बोलिए लेट द मूविंग पॉइंट बी एच के। मूविंग पॉइंट तुम्हें क्या लेना है? एच के। ओके, तो लोकस सॉल्व करने के लिए कोई सेट मेथड थोड़ी दे यार, एवरी टाइम यू विल गेट डिफरेंट टाइप ऑफ लोकस ना। हाँ, जो तुम्हारे टूल्स है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, एरिया, ये यहां पे बिल्कुल काम आएगा। ओके, तो क्या कहना चाहता है वो? एच के फिक्स पॉइंट है? नहीं, इट्स अ वेरिएबल पॉइंट। एच के की एक लोकेशन है? नहीं, इट हैज अ इनफाइनाइट लोकेशन। यस और नो? तो आप मुझे बताइए क्या कहना चाहता है। एच के की मतलब तुम्हारे को सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स का कलेक्शन चाहिए जो एच के से कितनी डिस्टेंस रखते हैं? 5। तो मोडस ऑपरेंडी की बात कर रहा था मैं आपसे, पहला रूल बता दिया, हमेशा एच कॉमा के ले लीजिए। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, और स्क्वायर करने के बाद एच के की जगह एक्स वाई रख दो। क्यों? क्योंकि भाई तुम्हारा कार्टेशियन इक्वेशन दो वेरिएबल किसके, एक्स और वाई के टर्म में होता है, तो तुम बड़े आसानी से कह सकते हो x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इज इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज
2, 3, radius is 5. It consists of infinite points and all those infinite points lie on a circle. अब यार देखो, कुछ स्टैंडर्ड्स वो है क्या, कर्व्स है जिनके नाम पता है, बट ऐसे सारे स्टैंडर्ड कर्व्स नहीं है ना। तो आप इसी बात पे फोकस करिए कि अगर वो लोकस के सवाल पे फोकस करना चाहता है और एक बड़ा सवाल लोकस का देना चाहता है, तो उसको ऑब्वियसली 4 ऑप्शन में नाम नहीं देना पड़ेगा, ग्राफ नहीं देना पड़ेगा, उन चारों का इक्वेशन देना पड़ेगा। एम आई क्लियर बच्चों? ये बात समझ में आई? लोकस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी हम कुछ और सवाल करेंगे, ठीक है? देखो बच्चों, लोकस का नाम क्या है? सर्कल ना। लोकस का इक्वेशन क्या है? x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। स्ट्रेट लाइन के बाद जो चैप्टर आएगा ना, वहां पे आप देखोगे इसको बोलेंगे डेफिनेशन सर्कल ना। ये वो सर्कल है जिसका सेंटर जो है 2, 3 है और रेडियस जो है 5 है। अब एक बात बताओ, ये जो इक्वेशन है, दिस इज telling you about infinite points lying on the circle. So obviously it's a set. Now when you have combined all these points, shape is formed. So shape is also locus. And finally you received a relationship in x and y which is satisfied by the infinite points. So obviously आपका इक्वेशन भी एक सेट है। तो ये बात आपको याद रखना है कि लोकस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन, बाय द ग्राफ, बाय द नेम। अब ग्रेजुअली जैसे तुम आगे बढ़ोगे और जितना तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है कि तुम हर किसी का नाम जान लो। तो नाम तो भूल ही जाओ। जब नाम ही नहीं जानोगे तो डायग्राम तो बिल्कुल रिमोट पॉसिबिलिटी है। मे बी इन फर्स्ट ईयर ऑफ बीटेक यू कम अक्रॉस विद सर्टेन शेप्स वेयर यू आर क्रिएटिंग द डायग्राम। तो अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा एनालिटिकल ज्योमेट्री किसके आसपास घूमेगा? इक्वेशन। इक्वेशन मतलब रिलेशनशिप इन एक्स एंड वाई। तो अपन ऐसा करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं जिसमें आपको ये रियलाइज होगा कि आपको ये तो नहीं पता कि वो इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बट सर्टेनली वो इक्वेशन एक सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। और कौन से सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट है? जो प्रोवाइडेड कंडीशन है। जैसे यहाँ पे सोचो, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या प्रोवाइडेड कंडीशन है कि भाई जितने भी पॉइंट हैं सबके सब 2, 3 से 5 डिस्टेंस पे है ना। देखिए जरा, हैव अ लुक। पहला सवाल क्या लिखा हुआ है? फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट at which the line segment joining the given points alpha, beta and gamma delta. Yes, you are very right. नहीं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर नॉट वेरिएबल ना। जब उसको क्वेश्चन में मेंशन कर दिया, नाउ दे आर एब्सोल्यूट, दे आर नॉट आर्बिट्ररी। जो आपका मूविंग पॉइंट है वो आर्बिट्ररी होगा, और वो आर्बिट्ररी पॉइंट आपको क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहेगा? भाई देखिए, ये दोनों पॉइंट को मिलाने से एक लाइन सेगमेंट बनेगा, और तीसरा आपका मूविंग पॉइंट है। तो हमेशा ये लाइन सेगमेंट उस मूविंग पॉइंट के साथ एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। देखो जरा, जस्ट हैव अ लुक। अल्फा बीटा गामा डेल्टा, दे आर given in the question, so we will consider them as a given value. So in the answer alpha beta gamma delta can come, yes or no? अब इसके बाद आप मुझे ये बताइए कि अगर तीसरा पॉइंट है, आपने अभी थोड़ी देर पहले क्या लिया था? मूविंग पॉइंट को h, k ना। तो ऐसा करता हूं, बिल्कुल लिटरली मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, आप मुझे एक बात बताइए ना, वी आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन द ग्राफ। हमको तो पता भी नहीं वो ग्राफ आने क्या वाला है ना। तो अभी तो मेरे पास 2 पॉइंट है भाई, प्लेन में कहीं भी 2 पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट को मिलाओगे तो लाइन आएगी, और यही लाइन सेगमेंट ये मेरा 90 डिग्री है। फिर से एक बार सवाल पढ़ लो।
Find the locus of the point at which the line segment joining the given points alpha, beta and gamma delta subtends a right triangle ना, मतलब क्या बना रहा है वो, ये लाइन सेगमेंट उस मूविंग पॉइंट के साथ एक राइट ट्रायंगल बना रहा है ना। तो बेसिकली ये P जो है अकेला पॉइंट नहीं है ना, ऐसे इस प्लेन में इनफाइनाइट पॉइंट है जिनको इसके साथ अगर ज्वाइन किया जाए तो मेरा क्या बनेगा, राइट ट्रायंगल। कोई बात नहीं जी। अब एक काम करो, ये गिवन पॉइंट A और B है ना, A और B। अब मुझे बताइए राइट ट्रायंगल के लिए मेरे पास क्या यूनिवर्सल कंसेप्ट है। लोकस में आपको ये चीज पे जीरो ऑन करना है कि भाई व्हाट इज यूनिवर्सल। तो एक बात सच है कि वो P जहां जहां जाएगा A और B के साथ राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास एक थ्योरम है जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, PA स्क्वायर PB स्क्वायर। अब पहली बार तुमने पाइथागोरस थ्योरम को एनालिटिकल ज्योमेट्री में लिखा है। आप ये सवाल करेंगे कि पीए का स्क्वायर का मतलब क्या, नहीं भाई, पीए इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ पी एंड ए ना, पीए इज अ लाइन सेगमेंट ना इस पर्टिकुलर चैप्टर में। हाँ, फिजिक्स में आपके बाकी अलग जगहों में हो सकता है कि भाई पी एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, ए एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, और पी ए स्क्वायर लिख के तुम क्या बताना चाहते हो कि पी इज मल्टीप्लाइड विद द ए स्क्वायर। बट हियर इट इज नॉट सो। पीए इज अ सिंगल आइडेंटिटी जिसका ना जो है एक लाइन सेगमेंट, उसका स्क्वायर कर रहे हैं। क्या स्क्वायर करो भाई, स्क्वायर तो एक क्वांटिटी का करते हो, मतलब पीए की लेंथ का स्क्वायर पीबी की लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। पी जहां जहां चलेगा उसे पीए स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर फॉलो करना ही होगा। देखो एक चीज समझ लो, तुम यहां पे ये मत सोचने लगना कि सर राइट ट्रायंगल छोटा होगा बड़ा अरे भाई, तो जितना छोटा जितना बड़ा होगा, हर राइट ट्रायंगल के लिए अपना पीए है, अपना पीबी है और अपना ए बी है, तो वो आपस में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। तो वैसा आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि उसमें कितनी आपकी यूनिट एरिया की है या कितना बड़ा है छोटा है। आपका सिंपल लॉजिक है, पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब ये यूनिवर्सल थिंग है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। लोकस में मैंने आपको बोला रिटर्न वर्बली, ट्रांसफॉर्म मैथमेटिकली। काम क्या है, जो चीजें शब्दों में लिखी हुई है उसको मैथमेटिकली ट्रांसफॉर्म करो। पी ए इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन पी एंड ए, पी बी डिस्टेंस बिटवीन पी एंड बी, एंड ए बी इज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। क्या हो जाएगा यार, पी ए बताओ, कॉमन सेंस से बताओ। अच्छा एक और सुविधा अपने को मिली हुई है, मतलब इनिशियली व्हेन वी वर सॉल्विंग द प्रॉब्लम अ थॉट केम इन आवर माइंड, अरे यार डिस्टेंस में तो स्क्वायर रूट होता है, एक स्क्वायर रूट प्लस दूसरा स्क्वायर रूट इज इक्वल टू तीसरा स्क्वायर रूट। सिंप्लीफिकेशन कितना मुश्किल हो जाता, रिजल्ट में कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल कितना हाई होता। हालांकि ऐसे सवाल है मार्केट में ना, जेई 2002 का बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है, अभी लेते हैं। बट आपको यहाँ पे क्या फैसिलिटी दे दिया कि भाई यहाँ पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो रहा है, पाइथागोरस थ्योरम में साइड का स्क्वायर है तो रूट गया चूल्हे में, यस और नो। तो तुम रूट को जाने दो और h माइनस अल्फा होल स्क्वायर के माइनस बीटा होल स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने पी ए स्क्वायर। अब की बार h माइनस गामा स्क्वायर प्लस के माइनस डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, दैट इज अल्फा माइनस गामा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस डेल्टा स्क्वायर। अब यार बहुत पहले एक बच्चे ने ये सवाल पूछा था, क्या ये आंसर है? बिल्कुल है। बट तुम जानते हो ना कि पूरा जेई किसके अराउंड घूमता है भाई, यूर आंसर शुड लुक ब्यूटीफुल, इट शुड लुक सिमेट्रिकल। मतलब जितनी भी इक्वेशन, जितने भी आप आंसर लिखते हैं वहां पे कोशिश करते हैं कि उनमें एक अपीयरेंस अच्छा हो। तो यहाँ पे भी आप क्या सोच रहे हैं, देखिए आखिरी में जाके आपको एच के को किससे रिप्लेस करना है, एक्स और वाई से। देखिए आप ये बात समझ लीजिए कि अल्टीमेटली लोकस इज नथिंग बट अ सेट, बट दिस टाइम सेट इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय अ कर्ली ब्रैकेट और बाय एन इंटरवल। The set of infinite point is being given by an equation in terms of x and y, only two variable x and y. But मैंने तुम्हें एक
इंस्ट्रक्शन के तौर पे कहा कि शुरू से एक्स वाई लेना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे भी प्रॉब्लम आएंगे जहां पे आप शुरू में एक्स कॉमा वाई लेकर सॉल्व करने पे ट्रैप हो सकते हैं, थोड़ा सा आंसर पहुंचने में दिक्कत होगी। इसलिए आप क्या करिए, एक ही लाइन तो लिखना है एच कॉमा के, और वहां तो पूछ भी नहीं रहा है, आप सिर्फ एच के रखिए। व्हेन एवरीथिंग इज बीइंग सिंप्लीफाइड, तब जाके आपको क्या करना है, एक्स और वाई लिखना है। यस और नो? सुनो भाई, बात सुनो। क्या हो रहा है भाई, एक सेकंड रुक जाओ। जोरदार था नहीं? मजा आया? चलिए भाई देखें, ये इस प्रोसेस में खामखा जनरेट हो गए, भगा देते है ना खरपतवार। यस और नो? चलिए भाई, ओपनिंग द ब्रैकेट एच स्क्वायर, जानबूझ के स्क्वायर, जानबूझ के एच स्क्वायर के स्क्वायर, यहां पे -2 अल्फा एच, यहां पे -2 गामा एच, यहां पे -2 बीटा के, यहां पे -2 डेल्टा के, प्लस अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर। गोइंग फॉर द राइट हैंड साइड, अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर, डेल्टा। यार देखो, ये इतना तुम्हें आना चाहिए ना भाई, तुम जानते हो कि अल्फा माइनस गामा स्क्वायर में क्या क्या टर्म आती है ना, बट जो एक जैसी दिखने वाली है उनको पहले लिख लो। साथ में कौन आएगा, -2 अल्फा गामा, साथ में कौन आएगा, -2 बीटा डेल्टा। एम आई क्लियर? यस और नो? बिल्कुल भाई। जब तुमने पहले भी पूछा था कि भाई क्या इससे पहली वाली स्टेज आंसर है, हाँ आंसर है, बट ऐसा आंसर ऑप्शन में मिलेगा नहीं, आंसर थोड़ी सुंदरता मांगता है, और ये सुंदरता देख लीजिए। अब आपका जो आंसर है वो क्या है, 2h² + 2k² -h 2 अल्फा + 2 गामा। अब आप समझ रहे हैं क्यों मैं ऐसा कर रहा था? देखिए, अब ये बात तो सच है, ये सब धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगी। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं, उतना ज्यादा आप स्टेप्स जो है अपने प्रॉब्लम के कम कर सकते हैं और आंसर ला सकते हैं। नहीं, राइट साइड में हमेशा इक्वेशन में आदत रही है कि 0 लिखते हैं तो सब कुछ एलएचएस में ले आओ। अब दिस इज द राइट स्टेज, जहां एच को एक्स से, के को वाई से रिप्लेस कर दो, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2x² + 2y² -2x अल्फा + गामा, है ना। और किसी ने जरा भी गौर नहीं किया कि चाहते तो हम सबसे 2 भी उड़ा सकते थे, क्योंकि राइट साइड में, यार ये अल्फा गामा बीटा डेल्टा की जगह कुछ नहीं लिखना है। यस और नो? तो अब बच्चों, अगर मैं तुमसे कहूं कि कोई मुझे बताएगा कि ये जो इक्वेशन आई, क्या इसका नाम बता सकते हो? बेटा याद करो थोड़ा बहुत 10th क्लास की यूक्लिडियन ज्योमेट्री, जहां पे तुम क्या बोलते थे कि अगर डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट को सरकमफरेंस के किसी भी पॉइंट से मिलाओगे तो हमेशा उस पॉइंट पे राइट एंगल बनेगा। तो यस बेटा, लैंग्वेज बदल गई, ये भी सर्कल की इक्वेशन है। जब सर्कल का चैप्टर आएगा और इसको डिटेल में बताया जाएगा कि इक्वेशन तो है, कैसी इक्वेशन है, बट है सर्कल की इक्वेशन, जहां अल्फा बीटा और गामा डेल्टा अनडाउटेबली एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर है। एम आई क्लियर बच्चों? तो एक और अपन लोकस का सवाल देखते हैं। देखिए जरा क्या लिखा है, अ रॉड ऑफ लेंथ LCM slides on two mutually perpendicular lines, find the locus of the middle point। थोड़ा सा हमने लोकस को रियल लाइफ से रिलेट करने की कोशिश किया है। भाई आप, कितने सारे एग्जाम्पल है, आप जरा घर में पोताई हो रही है, आप दीवार में सीढ़ी लगाते हैं, वही वाली 2 परपेंडिकुलर वॉल है,
और वो सीढ़ी समझ लो रॉड है। तो आप यू वॉन्ट बिलीव पिछले 23 साल में कम से कम 15 बार ये टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वॉल्स अलग अलग सवालों में मैथ्स फिजिक्स में यूज हुई है। तो आप ऐसा करो ना कि सबसे बढ़िया एग्जांपल म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन का क्या ले सकते हो? नहीं बताओगे? अरे भाई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। एक वॉल तुम्हारी एक्स एक्सिस है, दूसरी वॉल तुम्हारी वाई एक्सिस है। यस और नो? क्या बोल रहा है जरा देखेंगे। और रॉड ऑफ लेंथ एल सी एम स्लाइड्स। बेटा स्लाइड्स का मतलब ये है कि उसके दोनों एंड हमेशा वॉल्स के टच में है। आप सीढ़ी का एग्जांपल सोच लो भाई, ठीक है कभी हाइट ऊपर किया कभी नीचे किया, बट बेसिकली एक एंड जमीन पे होगा एक एंड वॉल पे होगा, तभी जाके दैट लैडर कैन बी यूज्ड। यस और नो? इट इज स्लाइडिंग, इट इज स्लाइडिंग। चलिए, जो तुम्हारी एनालिटिकल ज्योमेट्री का नॉलेज है उससे तुमने ए एक पॉइंट लिया बी एक पॉइंट लिया। पहला सवाल, क्या ए स्टेशनरी है? बिल्कुल भी नहीं भाई, ये तो रॉड की एक पोजीशन है, रॉड तो स्लाइड कर रही है, स्लाइड में इनफाइनाइट पोजीशन आएगी, बट ऑल दोज इनफाइनाइट पोजीशंस प्योरली लाइंग ऑन एक्स एक्सिस। इतना पक्का है ये जो एक बिरादरी के इनफाइनाइट पॉइंट है ये सब के सब एक्स एक्सिस में लाई करते हैं, एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। फिर से मैं वही कह रहा हूं, OA is small a, OA is small a, but that is not absolute, arbitrary, it is changing। यूनिवर्सल के लिए हम लोग अभी आ रहे हैं, मतलब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्या चीज यूनिवर्सल है मैं आपसे भी पूछूंगा और मैं बताता भी हूं। देखिए ओ बी बी है, ए और बी बदल रहे हैं, ए और बी लगातार बदल रहे हैं। बेटा सीढ़ी को कितना ऊपर नीचे करो, जो सीढ़ी है वो तो सीढ़ी रहेगी ना, नई सीढ़ी पुरानी सीढ़ी छोटी सीढ़ी बड़ी सीढ़ी थोड़ी हो जाएगी। इसका मतलब लेंथ ऑफ रॉड एल विल रिमेन सेम, मतलब आपका जो रॉड का लेंथ एल सेम है। अब ये ए बदलता है, कभी बड़ा होता है कभी छोटा होता है, ये बी बदलता है कभी बड़ा होता है कभी छोटा होता है, बट हर बार और हर बार यानी हर बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? एल स्क्वायर। ये इसका यूनिवर्सल कंसेप्ट है ना। चाहे रॉड की पोजीशन कोई भी रहे, चाहे रॉड नीचे वाली वॉल पे लेट जाए, चाहे रॉड वर्टिकल वॉल के अलोंग स्टैंड हो जाए, बट लेंथ ऑफ रॉड विल रिमेन सेम। अगर रॉड एक्स एक्सिस पे ले कर रही है तो ऑब्वियसली ए पूरा एल हो जाएगा, बी 0 हो जाएगा, तो भी सच है। अगर पूरा रॉड वाई एक्सिस पे ले कर रही है तो ए 0 हो जाएगा बी एल हो जाएगा, तो ये सच है। ये सारे इनफाइनाइट पोजीशन के लिए सच है। क्वेश्चन क्या है? आपकी रॉड अलग अलग पोजीशन अख्तियार कर रही है, रॉड की लेंथ सेम है, रॉड की लेंथ सेम है। अब ये बताओ कि ये रॉड की लेंथ तो सेम है बट रॉड का मिड पॉइंट अलग अलग जगह जा रहा है प्लेन में। इट इज टेकिंग वेरियस पॉइंट्स इन दिस प्लेन। जब आपकी रॉड की एक पोजीशन ये है, यहाँ पे मिड पॉइंट है, तो इसी का लोकस चाहिए, तो इसका नाम एच कॉमा के रख देता हूं। ये लेंथ ऑफ रॉड है, मिक्स नहीं करना, यस और नो, श्योर और नॉट। अभी मैथमेटिकल टूल में लेक्चर 1 में मिड पॉइंट x1 y1 x2 y2 का मिड पॉइंट क्या होता है? x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। भाई ए और बी है तो इनफाइनाइट पोजीशन, एक तो नहीं है, इनफाइनाइट पोजीशन है, लोकस चाहिए मिड पॉइंट का, इसका मतलब P हमेशा और हमेशा ए बी का मिड पॉइंट है। बताओ सही किया कि गलत किया? बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है भाई। मूव तो एच कॉमा के कर रहा है यार, मूव नहीं करता, मतलब बोलने की बात है, मतलब वो उस प्लेन के कौन कौन से पॉइंट को एक्वायर कर रहा है, कहाँ कहाँ पे वो जा रहा है। यस और नो? अब यार वो यूनिवर्सल लॉ है। अब तुमने ए और बी को एच और के टर्म में ले आए तो वक्त आ गया है कि आप फाइनल पंच दे दें। तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर
is equal to L square by 4. So finally it will become x square plus y square is equal to L square by 4. तो बेटा आपको ये जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि आगे जाके पता चलेगा ये भी एक सर्कल की इक्वेशन है। मतलब जो वो रॉड अलग अलग पोजीशन ले रही है ना, तो वो मिड पॉइंट काय में घूम रहा है, सर्कल। हो सकता है भाई सर्कल पूरा कंप्लीट ना हो, है ना, क्योंकि अपन पूरे स्पेस में तो ऐसा घुमा नहीं रहे, सर्कल कंप्लीट ना हो, बट रहेगा वो सर्कल का हिस्सा ही। यस और नो? हाँ, ये बात बहुत सही है ना। आगे जाके आपको समझ में आएगा कि आप पूरी कर्व की इक्वेशन या उसके एक हिस्से की इक्वेशन, इक्वेशन तो सेम ही रहेगी, क्योंकि पूरे कर्व में भी इनफाइनाइट पॉइंट्स है और इक्वेशन में भी इनफाइनाइट, पूरे छोटे से पोर्शन में भी इनफाइनाइट पॉइंट है, इक्वेशन विल रिमेन सेम। बट ऐसी आगे जाके प्रॉब्लम्स आएंगे जहां पे आप जज कर पाएंगे कि नहीं 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 नहीं, पूरा सर्कल नहीं बनेगा, आधा बनेगा, नहीं 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 पूरा नहीं बनेगा, क्वार्टर बनेगा, राइट। तो ये वाला प्रॉब्लम आपको क्लियर है? चलिए भाई, एक प्रॉब्लम और देखेंगे जो मैं बोल रहा था कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्या बोलता है भाई? पढ़ लो पढ़ लो। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट सच दैट द डिफरेंस ऑफ देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स a0 एंड माइनस a0 इज टू a। मतलब एक ऐसा पॉइंट है मार्केट में जो क्या कहता है, तू जहां जहां चलेगा तेरा a0 और माइनस a0 से डिस्टेंस का सम क्या होगा? टू सम है कि डिफरेंस है? डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट। मतलब P जहां जहां जाएगा, अब हम लोग ना P फिक्स कर लेते हैं वेरिएबल के लिए जिसका कोऑर्डिनेट लेते हैं h, k। अब यह सवाल में जल्दी से बना लेते हैं। क्या बोल रहा है भैया? दो फिक्स पॉइंट है a0 माइनस a0। बिल्कुल सच कह रहे हैं कि ये तुम्हारे इलिप्स की याद दिलाएगा, बट अभी इलिप्स पढ़ा नहीं है, जब पढ़ेंगे जरूर बताएंगे। अभी तुम्हारा ए भी गिवन डेटा है, ई भी गिवन डेटा है ना। और हमको क्या बोल रहा है? वही वाला टेक्निक, ए के कोऑर्डिनेट a0, बी के कोऑर्डिनेट माइनस a0, बी तुम्हारा क्या है h, k। क्या बोलता है मैथमेटिकली? है, ये देखो बोला क्या है, पी ए माइनस पी बी, मॉड लगा दो, क्योंकि अगर टू ए पॉजिटिव है। यस और नो? श्योर और नॉट? एम आई क्लियर? बताओ भैया, बोल दो। अब तुम्हारी थोड़ी सी मेहनत यहाँ लगेगी। ये है पी ए, पी की ए से डिस्टेंस नहीं, प्लस हाँ, तुम्हारा कहना सही है। मैं बार बार प्लस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक ऐसा भी प्रॉब्लम है ना, इस सवाल में उसको लिखना चाहिए था ई इज ग्रेटर देन 1। बाद में बताएंगे, ठीक है। चलिए, स्क्वायर रूट नहीं, अब थोड़ा मजा आने वाला है। मैं जानता हूं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और ये वाला 2ab बहुत गंदा हो जाएगा, मैं नहीं चाहता कि इतनी गंदगी मचे, तो ऐसा करता हूँ, थोड़ा सफाई कर लेते हैं। क्या सफाई? ये भैया रीअरेंजिंग। अब आप बोलोगे सर मॉड का क्या? अरे यार स्क्वायरिंग करने वाला हूं ना, तो वैसे ही मॉड का कंसेप्ट थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया। यस और नो? अब हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स में? क्या आ जाएगा बताओ? रूट हट गया, रूट हटा, तो चलो ऐसा करो, पहली बार बना रहे हो ना तो पूरा लिख के करो, अगली बार से चाहो तो शॉर्ट कर लेना। तुम तो जानते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2a का स्क्वायर प्लस प्लस 4a क्यों लिख गया भैया? समझ में तो आ ही गया होगा। 2 into 2a विल बिकम 4a। यस और नो? श्योर और नॉट? एम आई क्लियर?
चलिए बताइए क्या आ रहा है आपके, बोलिए भाई। स्क्वायरिंग करने से क्या आ रहा है, एच स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर। हाँ ये ए और ई का प्रोडक्ट है, यस। ये पी ए जैसा नहीं है, ये ए इंटू ई है। हाँ भाई मैं प्रॉब्लम दे रहा हूँ तो मैं बता रहा हूँ उसमें क्या है, 4a² एच स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर। इसको मत ओपन करो, ये अगले स्टेप में जाके ओपन करना है, एक बार और स्क्वायरिंग करना है, राइट। तो जो जाते हैं को जाने दो, है ना, ताकि हमें जिंदगी का मजा आने दो। तो ये हो गया -4h -4a² अंडर रूट h प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। एक काम करो, 4a यहाँ था, जाने दो, h ई माइनस ए अंडर रूट h प्लस ए का स्क्वायर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बताओ भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग से माइनस गया चूल्हे में, ये ऐसे आ गया, और इधर आ गया एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2ha प्लस के स्क्वायर। तो इस बार कैंसिल होने के लिए यही है। अब एक ऐसी चीज लिख रहा हूं जो तुमको डाइजेस्ट नहीं होगी क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं है, बट मुझे पता है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं। मैंने ई को ग्रेटर देन 1 इसीलिए आखिरी में मेंशन कर दिया कि तुम 1 माइनस ई स्क्वायर ना लिखो, ई स्क्वायर -1 लिखो। जब इलिप्स का केस हो जाएगा इट विल बिकम 1 माइनस ई स्क्वायर। तो आप देख लीजिए, ऐसा करता हूं मैं, दोनों तरफ ना ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1 से डिवाइड कर देता हूं। आगे जाके हमारे सिलेबस में इसका नाम है हाइपरबोला, और जहां पे बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1। यस और नो। काम बड़ा सिंपल था। देखो फाइनल रिजल्ट के बारे में तुम क्या क्या जानते हो ये तो ड्यूरिंग द कोर्स जानते जाओगे। अभी तुम्हारा काम था द थिंग विच इज गिवन वर्बली ट्रांसफॉर्म मैथमेटिकली। जो जो शब्दों में लिखा हुआ है उसको आप क्या कर दो, मैथमेटिकली ट्रांसफॉर्म कर दो। एम आई क्लियर और नॉट? क्या ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया? तो ये थे हमारे लोकस के प्रॉब्लम, है ना। और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक नया कंसेप्ट, सेंटर्स रिलेटेड विद द ट्रायंगल। ओके, तो तब तक ये सवाल आप फिर से एक बार, सेंटर्स रिलेटेड विद द ट्रायंगल, जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 डायमेंशनल के लिए मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे हैं, जिसमें लेक्चर 1 में आपको डिस्टेंस फार्मूला बताया और सेक्शन फार्मूला बताया, और लेक्चर 2 में आपको मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल और लोकस के बारे में बात किया। इसमें एक चीज़ और है, सेंटर्स रिलेटेड विद द ट्रायंगल, बट आपको ये ध्यान रखना है कि ये चैप्टर, ये टॉपिक और अच्छे से फिर से आएगा जब हम स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे होंगे, सर्कल पढ़ रहे होंगे। बट पहले जेई में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल होता था तो एक डिटेल डिस्कशन हो जाता था ये सारे सेंटर्स के बारे में। आजकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल जेई में वैसा रहा नहीं, तो हम इसको यहाँ पे ही जो कोऑर्डिनेट का सेकंड लेक्चर है वहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि आपके पास एक ट्रायंगल है ABC। अब जो आपकी प्रीवियस क्लासेस है वहाँ पे आपने कुछ वर्ड सुने हुए हैं। एक वर्ड याद दिलाता हूं, मीडियंस। इट इज द लाइन विच ज्वाइंस वर्टेक्स विद द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। यूक्लिडियन ज्योमेट्री में आपने साबित किया था कि ट्रायंगल की तीनों मीडियन कॉन्करेंट होती है, मतलब तीनों की तीनों लाइन एक ही पॉइंट से जाती है और उस पॉइंट का नाम है सेंट्रॉइड। जनरली सेंट्रॉइड को हम जी से डिनोट करेंगे।
एक और वर्ड आपके दिमाग में क्लास 10 कंस्ट्रक्शन में आया होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब एक ऐसी लाइन जो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर भी है और साथ में उसको दो बराबर हिस्सों में बांटती भी है। तो ऑब्वियसली ट्रायंगल में 3 साइड है, तो 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। यूक्लिडियन ज्योमेट्री में आपने ये भी साबित किया हुआ है कि ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही पॉइंट से जाते हैं। ऑल 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आर कॉन्करेंट एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी इज नोन एज सर्कम सेंटर। मतलब सर्कम सर्कल का सेंटर। जी बिल्कुल, आप सही समझ रहे हैं कि हम राउंडर में पेंसिल लेके, राउंडर तो घूमता नहीं था, कॉपी घुमाते थे, वही वाला सर्कल है। उसी सर्कल के सेंटर का नाम है सर्कम सेंटर। हाँ जी, सर्कम सेंटर वो पॉइंट है जो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से सेम डिस्टेंस रखता है। जी, जेई मेंस और एआई ट्रिपल ई में ये सवाल भी बिल्कुल फेमस रहा कि भाई अगर एक ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस दे दिए हैं तो क्या आप सर्कम सेंटर ला सकते हैं? बिल्कुल भाई, क्यों नहीं ला सकता भाई। अज्यूम कर लूंगा सर्कम सेंटर एच कॉमा के है। अब एच कॉमा के की जो पहले पॉइंट से डिस्टेंस है वही एच कॉमा के की दूसरे पॉइंट से डिस्टेंस है, जो एच कॉमा के की दूसरे से डिस्टेंस है वही एच कॉमा के की तीसरे से डिस्टेंस है। इतना सॉल्व करने के बाद एच के में 2 इक्वेशन आ जाएगी, सॉल्व करके एच के आ जाएगा, सरकम सेंटर आ जाएगा। बट ग्रेजुअली आप देखेंगे कि इस पढ़ाई का डायमेंशन थोड़ा एक्सपांड करेगा ना, इसीलिए थोड़ी सी लिखने से पहले चर्चा हो रही है। अब जो सरकम सेंटर है तो भाई इन सेंटर भी तो होगा। आपने कॉपी घुमा के सिर्फ एक ऐसा सर्कल थोड़ी लाया था जो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से जाता था। एक ऐसा भी सर्कल आया था जो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड था, जो ट्रायंगल की तीनों साइड को टच करता था। जी, उसी सेंटर का नाम इन सेंटर है। असल में बेटा ट्रायंगल में 3 इंटरनल एंगल है ना, इंटरनल एक्सटर्नल आप समझते हैं। वो 3 इंटरनल एंगल के जो एंगल बाइसेक्टर है वो तीनों भी कॉन्करेंट है, और जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसका नाम है इन सेंटर। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ 3 internal bisector of a triangle is known as in center of the triangle, and you will gradually see that in general practices the in center is denoted by capital I, centroid is denoted by capital G, circumcenter has a little dicey situation. Sometime it is C, sometime it is O. It depends upon the use. Yes or no? But till 10th class, you were not aware with the X centers. I know ये जेई का सिलेबस है या नहीं है, ये भी एक डाइसी सिचुएशन है। कभी ये आ जाता है, कभी ये गायब हो जाता है। खैर कोई बड़ी बात नहीं है भाई। जैसे इन सेंटर, सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड 3 लाइन के मीटिंग पॉइंट है, ऐसे ही एक्स सेंटर्स भी जो है वो भी 3 लाइन के मीटिंग पॉइंट है। बट तुम्हारा ट्रायंगल में एक एक्स सेंटर नहीं है, 3 एक्स सेंटर है। तो इसको थोड़ा शब्दों में एक्सप्लेन करने से कंफ्यूजन होगा, तो इसको जब डायग्राम से डील करेंगे तब आपको बताएंगे कि वो कौन सी 3 लाइन है जिसको मिलने से एक्स सेंटर आता है, और ये 3 एक्स सेंटर कहाँ कहाँ पे और किसकी वजह से आते हैं। ओके, अच्छा भाई। बट आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट लिखा था। अब बेटा उस समय बड़ा मजा आया था जब पहली बार पढ़े थे कि अरे अगर ए बी सी है तो तुम ए से बी सी में परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और बी सी को बेस लिया तो ए से डाला गया परपेंडिकुलर हाइट है। बट अगर तुमने ए सी को बेस लिया तो बी से ए सी में डाला गया परपेंडिकुलर हाइट है, और तुमने सी ए बी को बेस लिया तो सी से ए बी पे डाला गया परपेंडिकुलर ही हाइट है। बेटा ये तीनों हाइट जो है ना, ये तीनों जो अल्टीट्यूड है, ये जो तीनों परपेंडिकुलर है, ये भी कॉन्करेंट होते हैं, और जहां मिलते हैं उनका नाम होता है
ऑर्थो सेंटर। जेई मेंस और एडवांस को इस सेंटर से कुछ ज्यादा ही मोहब्बत है। ऑर्थो सेंटर इन जनरल यू राइट इट बाय एच। एम आई क्लियर बच्चों? देख लो, ये ट्रायंगल है। क्या है ये? ट्रायंगल। यहां पे ही इज मिड पॉइंट ऑफ BC। बच्चों कुछ समझ में आ रहा है? देखो भाई, एक बात याद रखना, कोशिश अगर करोगे ना तो कुछ भी सीख सकते हो। याद रखना, बस आपके एफर्ट्स ऑनेस्ट होने चाहिए, है ना। और जब आपके एफर्ट्स ऑनेस्ट होंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको कुछ भी सीखने से रोक नहीं सकती। नहीं तो आप देख रहे हैं, दिस इज द, हाँ, जिन लोगों ने बहुत ज्यादा ज्योमेट्री नहीं पढ़ी है उनको लगेगा कि सर हाउ डेयर यू टू टेक ऑल द 3 लाइंस फ्रॉम द सेम पॉइंट, बट मैंने पढ़ी है, मुझे पता है दुनिया इधर की उधर हो जाए, कैसा भी ट्रायंगल बना लो, तीनों मीडियन पक्का एक ही पॉइंट से जाएंगी और उस पॉइंट का नाम सेंट्रॉइड है। मीडियंस ऑफ ट्रायंगल, यस और नो? द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, है ना। एक बार चाहो तो अगर थोड़े पुराने दिन याद करना है तो एक काम करो ना, बढ़िया ज्योमेट्री बॉक्स निकाल लो, एक ट्रायंगल बना लो, मिड पॉइंट को लेके लाइन ज्वाइन कर लो, हाथ कंगन को आरसी क्या, पड़े को फारसी क्या, अपने आप अगर तुम एक्यूरेसी मेंटेन करते हो तो तीनों लाइन एक ही पॉइंट से जाएगी। यस और नो? नोन एज सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। पढ़ाई बहुत अच्छी चीज़ है बेटा, पढ़ाई करने के बड़े फायदे हैं, नहीं? बट यही है, पढ़ाई करने का एक सबसे बड़ा तरीका है कि आप मन से कीजिए ना, अपने लिए कीजिए, है ना, किसी को दिखाने के लिए मत कीजिए। जितना आप दिखाने वाली पढ़ाई करेंगे उतनी वो कम यूज होगी ना। मैं आपसे बहुत सीनियर हूँ, बहुत दुनिया देखा हूँ, एक चीज़ मैं जानता हूँ कि हर वो साथी जो मेरे साथ NIT में हुआ करता था, उसको एक, उनमें मैं एक चीज़ देखा, जिन्होंने खुद से पढ़ाई की उनका लेवल ही अलग था ना। तो आप पढ़ाई अपने आप के लिए कीजिए, राइट। अच्छा भाई, प्रॉब्लम ये है कि वी आर नॉट स्टडिंग द यूक्लिडियन ज्योमेट्री ना, वी आर स्टडिंग एनालिटिकल ज्योमेट्री। रीन डेकार्टे की ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, और रीन डेकार्टे की ज्योमेट्री में जब तक पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं आएंगे सवाल खत्म नहीं होगा। तुम मुझसे जानना चाहते होगे ना कि इस पूरे पोर्शन में तुम क्या याद रखना चाहते हो। पहली बात तो तुम ये याद रखो कि मीडियंस वो है जो वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिलाए। दूसरी चीज, तीनों मीडियन कॉन्करेंट है, जहां मिलती है उसी का नाम है सेंट्रॉइड। बढ़िया सुंदर सा, यस और नो? तो तुम्हारा जी कौन है बेटा? सेंट्रॉइड है, यस और नो? अब आप मुझे एक बात बताओ, जी के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? x2 प्लस x3/2। मैंने आपको सिखाया दो पॉइंट के मिड पॉइंट कैसे लेते हो, दोनों के एब्सिसा को ऐड किया, 2 से डिवाइड कर दिया, दोनों के ऑर्डिनेट को ऐड किया, 2 से डिवाइड कर दिया। क्या इतनी बात समझ में आई? बेटा हजारों साल पहले ये जानकारी मार्केट में आ चुकी थी, नहीं? द लाइन ज्वाइनिंग A and D is divided by G in a ratio 2:1। मतलब तुम्हारा सेंट्रॉइड तुम्हारे हर मीडियन को 2:1 के रेशियो में बाय डिवाइड करता है। तो बस बेटा, ये इसने तुम्हें सेक्शन फॉर्मूला लगाया, इधर का रेशियो उधर का x, उधर का रेशियो इधर का x, और याद रखना एक ट्रायंगल के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट कैसे आते हैं, उनके तीन एब्सिसा को ऐड करके 3 से डिवाइड करो,
उनके तीनों ऑर्डिनेट को ऐड करके 3 से डिवाइड करो। यस और नो? चलिए, दिल है कि मानता नहीं, सुन लो भाई। फिर से आ गया ट्रायंगल। अब ऐसा करता हूं मैं, ये बना के बिल्कुल एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया, नहीं जिसने क्या कर दिया, नहीं यार, ए के साथ तो हमने जोड़ी किसकी बनाई है, डी की, नहीं? यस और नो? तो ये मेरा डी है। एडी इज बाइसेक्टर ऑफ ए। बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीई इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, एंगल ए। और याद रखो, ये तीनों बाइसेक्टर कॉन्करेंट है। यस और नो? तीनों के तीनों बाइसेक्टर कॉन्करेंट है। जहां से जाते हैं उसी का नाम है इंसेंटर। क्यों नाम है इंसेंटर? क्योंकि ये वो पॉइंट है जिसको सेंटर लेकर और किसी भी साइड पे परपेंडिकुलर की लेंथ को रेडियस लेकर अगर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये सर्कल तीनों के तीनों साइड को टच करेगा और कहलाएगा इन सर्कल। यस और नो? अब सुंदरता की पराकाष्ठा देखेंगे कि हम लोग साइड बीसी का नाम ए रखते हैं, साइड एसी का नाम लेंथ, यार नाम क्यों, लेंथ बी रखते हैं क्योंकि बी के सामने है, और इसको सी रखते हैं। और ए का नाम x1 y1 x2 y2। आप बोल रहे हैं कि सर इसमें और भी चीजें आएंगी, बिल्कुल आएगी, बट वो सारी चीजें स्ट्रेट लाइन में बताई जाएंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तुम्हारे लिए और सिर्फ तुम्हारे लिए एक ही जानकारी काफी है कि अगर x1 y1 x2 y2 x3 y3 तीन वर्टिसेस हैं एक ट्रायंगल के, और उनकी तीन साइड्स, साइड्स में भी सिमेट्री देखो भैया, कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी, कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी। तो ये तुम्हारे इन सेंटर का कोऑर्डिनेट है। कोई पढ़ के बताएगा, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, कॉमा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। दिस इज कॉल्ड इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। यस और नो? एम आई क्लियर और नॉट? a प्लस b प्लस c ना, a कैसे आएगा, x2 y2 और x3 y3 के बीच की डिस्टेंस है ना। b कैसे आएगा, x3 y3 और x1 y1 की बीच की डिस्टेंस है ना। और c कैसे आएगा, a और b के बीच की डिस्टेंस। बट एक बात याद रखना, दिस टॉपिक इज इंट्रोड्यूस्ड हियर but will be discussed in detail as coordinate geometry progresses. Everything is not done here because there are certain things which need straight line, which needs length of perpendicular. So that is why what we are doing, we are not taking it all now. We are simply letting you know that three internal bisectors of a triangle are concurrent and the point of concurrency is called incenter. While you are drawing in circle in 10th class, तब तुम ना उसको उस नजर से देख नहीं रहे थे। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव इंसेंटर लाना था
तो तुम क्या करते थे, 3 में से सिर्फ 2 बाइसेक्टर ड्रॉ करते थे, और फिर उस मीटिंग पॉइंट से किसी भी साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके राउंडर में पेंसिल लगा के अपना सर्कल ड्रॉ करते। अभी ड्रॉ नहीं करना है, अभी उसके डिफरेंट फीचर्स को स्टडी करना है। आप याद से ये समझ जाइए कि जो येलो कलर की लाइन है वो आई से परपेंडिकुलर है ना। जो येलो कलर की लाइन से दे आर परपेंडिकुलर फ्रॉम आई ऑन 3 डिफरेंट साइड्स, मतलब इन सेंटर से तीनों साइड पे डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ सेम होती है, उसी को इन रेडियस बोलते हैं, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? इंटरनल बाइसेक्टर जो ए से आया था वो बीसी को डी पे मिला है, हाँ या ना? अच्छा चलिए एक सवाल करता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा कोई केस है कि जहां पे आई से जो डी तक लाइन है और आई से जो जी तक लाइन है वो दोनों सेम हो जाए? सीधी सी बात है यार, इक्विलेटरल ट्रायंगल। नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो मीडियन है वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वही इंटरनल बाइसेक्टर, वही अल्टीट्यूड है। तो यू कैन से कि सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, they all are same in the case of equilateral triangle। जब आप इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करते हैं, मतलब दिस थिंग कैन बी ट्राइड इन एग्जाम इन वेरियस वेज, है ना। आपको लाने बोल रहा है इन सेंटर एंड यू आर थिंकिंग अरे बाप रे यार इट्स अ टीडियस जॉब कि भाई 3 साइड लाओ, फिर ax1 प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री बाई ए प्लस बी प्लस सी से इन सेंटर का x कोऑर्डिनेट लाओ, ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री बाई ए प्लस बी प्लस सी से इन सेंटर का y कोऑर्डिनेट लाओ। अरे जरा सोच के देखो, पता चला तीनों साइड इक्वल हो गई, ट्रायंगल इक्विलेटरल हो गया, तो सीधे x1 प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री से सेंट्रॉइड ले आओ, y1 प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई थ्री से सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट ले आओ। अब एक चीज और आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे कि ए आई इज टू आई डी, ये वाला कैलकुलेशन थोड़ा बाद में करेंगे, बट ए आई इज टू आई डी इज बी प्लस सी इज टू ए, बी आई इज टू आई ई इज सी प्लस ए टू बी। IIT JEE loves this concept. CI to IF, पिछली बार जो तुम्हारा मीडियन का मीटिंग पॉइंट था सेंट्रॉइड, उस सेंट्रॉइड ने तीनों मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांटा था, बट इन सेंटर के लिए ऐसा नहीं है। इन सेंटर जो है ए से जो बाइसेक्टर जा रहा है, जो BC को D पे मिल रहा है ना, तो AD में I है, तो AI इज टू आई डी, AI इज टू आई डी अगल बगल की साइड का सम अपॉन सामने वाली साइड, अगल बगल की साइड का सम इज टू सामने वाली साइड। इसीलिए B से जो बाइसेक्टर जा रहा है, जो AC को F में मिल रहा है, और इस BF में जो I लाई कर रहा है, तो ये I BF को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब बी आई इज टू आई एफ तुम्हारा क्या होगा, सी प्लस ए इज टू बी, और सिमिलरली सी आई इज टू आई, सॉरी सी आई इज टू आई जी, हो गई ना गलती, सी आई इज टू आई एफ सही है, मैंने बोलने में गलती की है कि भाई बी आई इज टू आई इज सी प्लस ए इज टू बी, और सी आई इज टू आई एफ इज ए प्लस बी इज टू सी। मैं इसको फिर से लिख देता हूं, देखो तो जरा, इसको देख लो ना भाई, ये कोई बड़ी बात नहीं है यार, आपको ना ये देखो दिख तो रहा है डायग्राम में कि सी से जो बाइसेक्टर गया है वो ए बी को एफ में मिलता है और सी एफ में आई लाई करता है, तो आई, और याद रखना जो वर्टेक्स के साइड वाला पोर्शन है उसमें दो अगल बगल की साइड का सम लेना है, और जो साइड के साइड वाला
पोर्शन है उसमें आपको अपोजिट साइड लेना है। एम आई क्लियर? चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। देख लो फिर से वही ट्रायंगल है। हाँ भाई देखिए, आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल वेयर ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। तो so many new things will appear because all three angles are equal, all three sides are equal। तो you would realize कि ए बी सी की जगह हम ए इस्तेमाल करते हैं। आपको याद होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया भी इसीलिए √3/4 a² आया था। अब बात आ रही है यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी है ना, मैं ऐसा करता हूँ कलर चेंज कर लेता हूँ। ये देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। तो ऐसे तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं बच्चों, ऐसे तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं जो एक जगह जाके मिले हैं जिसका नाम मार्केट में है सरकम सेंटर। बट धीरे धीरे जब आप सवाल बनाने लगोगे, सवाल बनाया करो बच्चों ना, मैं भी ये जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें 2-4 एक्सरसाइज शीट का लिंक प्रोवाइड करूंगा। और ऐसे भी अगर आपके पास किताबें हैं तो उनसे बनाइए, या अलग अलग कोचिंग के मॉड्यूल हैं तो बनाइए। और अगर डाउट्स होते हैं ना तो ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का व्हाट्सअप नंबर है इसमें आप चाहें तो डाउट भेजें, हम आपको उसको सॉल्यूशन समझा भी सकते हैं या फिर हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। अब देखिए तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब मिले तो मिले मतलब यूक्लिडियन ज्योमेट्री ने ये पहले ही साबित किया हुआ है कि ये ट्रायंगल की तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही पॉइंट से जाएंगे और उसी पॉइंट का नाम सरकम सेंटर है। एक्चुअल में ये वो पॉइंट है जिसकी तीनों वर्टिसेस से डिस्टेंस बेटा सेम है। बेटा मुझे तो ज्यादा कलर नहीं पता बट तुम ये समझ गए होगे कि मैंने ओ को ए से मिलाया, ओ को बी से मिलाया, ओ को सी से मिलाया, वो कलर अलग है। और बीसी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सीए के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एबी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कलर अलग है। अब अगर मैं एक और कलर ले लूं और ओ को सेंटर मानू, क्या ओ को सेंटर मानू और ओ ए ओ बी ओ सी में से किसी एक को रेडियस मानू और एक सर्कल ड्रॉ करूं, तो बेटा ये पक्का और पक्का विदाउट एन आयोटा ऑफ डाउट है ना। जिस तरीके से ऊपर वाला सत्य है उसी तरीके से ये भी बिल्कुल सत्य है कि यू विल गेट अ सर्कल विच इज पासिंग थ्रू थ्री वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल आल्सो नोन एज सरकम सर्कल, है ना। क्या बोलते हैं? सरकम सर्कल। और उसके सेंटर का नाम है सरकम सेंटर। और जो ओ ए ओ बी ओ सी इसका मार्केट में नाम है सरकम रेडियस। सरकम रेडियस, जैसे पिछले बार इन सेंटर इन रेडियस था, इस बार सरकम सेंटर सरकम रेडियस। फिर से वही वाली बात, आप तो सर जो भी बात किए वो हम यूक्लिडियन ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं। सच बात है यार, बिल्कुल सच बात है, कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में भी पढ़ चुके हैं। बात तो है यूक्लिडियन नहीं, एनालिटिकल ज्योमेट्री की। जब x1 y1 x2 y2 x3 y3, आप शुरू से देख रहे हैं। I brought the centroid when I have all the vertices. I brought the incenter when I have all the vertices. Now I am bringing the circumcenter when I have all the vertices. मतलब ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट पड़ा। जिस जमाने में तुम्हें बेस की लेंथ और हाइट की लेंथ देते थे, फिर आगे आए तो हेरॉन्स फॉर्मूला पड़ा, उस समय तुम्हें ट्रायंगल की तीनों साइड की लेंथ देने लगे जिससे तुम सेमी पेरीमीटर ला सकते थे। अब थोड़ा
एनालिटिकल ज्योमेट्री में आए तो तुमने एरिया ऑफ ट्रायंगल को x1 y1 x2 y2 x3 y3 के टर्म में लाया। ऐसे ही अब सरकम सेंटर का फॉर्मूले की बात हो रही है। बेटा जो फॉर्मूला लिख रहा हूं उसका डेरिवेशन तो बताऊंगा ही नहीं, तुम करके दिखाओगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। बट एक बात बताऊं कि ये फॉर्मूला पिछले 23 साल से न मैंने इस्तेमाल किया न किसी और ने इस्तेमाल किया। ये फॉर्मूला लिखा जा रहा है फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, बिकॉज a student has always a query. Sir, you wrote the formula for incenter, you wrote the formula for centroid. What went wrong with the circumcenter and orthocenter? Okay, बच्चों की ख्वाहिश पूरी की जा रही है, सरकम सेंटर का फॉर्मूला लिखा जा रहा है, बट देखते ही समझ में आ जाएगा, इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बट हाँ, किसी दिन जेई वालों के पास सवाल कम पड़ गए और उनको लगा कि यही पूछ लेते तब काम आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला है बच्चों, x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c। हाँ मतलब तुम सोच तो बिल्कुल सही रहे हो कि सर आपको नहीं लगता कि स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी जो इन सेंटर में थे उनकी जगह साइन 2a साइन 2b साइन 2, तो अच्छा है ना यार। आप मुझे अगर करके बताओगे है ना तो बढ़िया है, मुझे भी बड़ी खुशी होगी कि तुमने इसको डिराइव किया। और भाई हमेशा ये सोच के मत डिराइव किया करो कि आता है कि नहीं आता है। एक्चुअल में हम लोग के पास तो थोड़ी समय की कमी होती है, कभी कभार थोड़ा मैथ्स में मजे भी ले लिया करो यार, है ना, है ना, कभी कभार कुछ चैलेंज भी एक्सेप्ट कर लिया करो। और जो हम सीख चुके हैं उससे कई नई चीज बनाना हमेशा बहुत ब्रेन एनहांसिंग होता है, आपका ब्रेन शार्प होता है। तो ये भाई साहब हमारे मार्केट में आ गए हैं सरकम सेंटर ना, क्या बेटा, द 3 perpendicular bisectors of sides। हाँ बेटा बढ़िया, मस्त होके पढ़ना चाहिए नहीं, हंसते मुस्कुराते गाते, बट पढ़ना चाहिए नहीं। तो द 3 perpendicular bisector of sides of triangle are concurrent and point of concurrency is known as, and point of concurrency is known as circumcenter। तुम्हें लग रहा होगा सर सरकम सेंटर से सी तो होना चाहिए, बट आप मैक्सिमम जगह देखेंगे कि सरकम सेंटर के लिए ओ इस्तेमाल होता है, सरकम रेडियस के लिए कैपिटल आर। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? अभी मैंने मार्केट में 3 सेंटर ले आए, पहला सेंट्रॉइड, दूसरा इन सेंटर, तीसरा सरकम सेंटर। द फॉर्मूला विच आई एम राइटिंग फॉर सेंट्रॉइड is used frequently, even I wouldn't mind to say that एक ऐसा फार्मूला जो जेई के मेंस के पेपर में कम से कम एक आध बार तो इस्तेमाल हो ही जाएगा। धीरे धीरे पिछले 8-10 साल में ना जाने सवालों में थोड़ा इंसेंटर भी दिखने लगा है, डायरेक्ट सवाल भी आने लगे हैं। पहले वाले AIEEE में असर्शन रीजन में वो जो इन सेंटर के वो जो रेशियोज है, जो इंटरनल बाइसेक्टर को आई डिवाइड करता है, वो भी पूछे जाने लगे थे। अभी डायरेक्ट इन सेंटर का सवाल आने लगा है। और स्ट्रेट लाइन और सर्कल में जब पहुंचोगे तो देखोगे कि सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर, इनकी प्रॉपर्टीज पे भी सवाल बनने लगेंगे। धीरे धीरे सब पे आएंगे। पहली बात यह है, जो भी सिखाया जा रहा है खुद कर लो। अगर तुम जेई एडवांस में सक्सीड करना चाहते हो मैथमेटिक्स में, तुम्हें लगता है कि तुम्हें कम से कम 50% से ऊपर स्कोर करना है, तो तुम्हें इस प्रैक्टिस की आदत डालनी होगी। मोर एंड मोर यू राइट द बेटर यू परफॉर्म, यस और नो। चलिए भाई, तो इस सीरीज में है ना, है ना, जैसे भाई सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, और उसके बाद आते हैं सैफ अली खान। हालांकि ऑर्थो सेंटर उतना वीक नहीं है जितना सैफ अली खान वीक है, रिसेंट पास्ट में इसका इंपॉर्टेंस बढ़ा है ना, तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना।
तो सबसे पहली बात, आप ये मत सोचना कि सर इस बार थोड़ा ट्रायंगल आपका डिफरेंट हुआ। अरे खिंच गया यार, हाथ चला गया, बट उससे क्या फर्क, तुम तो जानते हो है ना। ट्रायंगल कोई भी जो भी डिस्कशन हो रहा है, इट्स नॉट अबाउट अ पर्टिकुलर ट्रायंगल, इट इज गोइंग फॉर एवरी ट्रायंगल, वेदर एक्यूट और ऑब्ट्यूज और इक्विलेटरल और स्केलिन। ओके, तो भाई साहब अब ये वाली चीज आपकी जानी पहचानी है। पेन का कलर बदल रहे हैं और हम आ रहे हैं ए से, है ना, यस और नो। अब एक्चुअल में इट्स अ रफ डायग्राम, तो आप, मेरा कहीं ना कहीं राइट एंगल कॉम्प्रोमाइज हुआ है। एडी तो बिल्कुल 90 डिग्री पे दिख रहा है, बट बी थोड़ा सा एसी के। एक्चुअल में ना मेरी तो रिक्वायरमेंट या मेरी जरूरत ये है, ऑल थ्री शुड पास थ्रू वन पॉइंट। हाँ, मैंने कोशिश तो पूरी की है कि मीडियन अलग दिखे, बाइसेक्टर अलग दिखे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो एकदम ही अलग दिख रहा था, कोई बात ही नहीं है। अच्छा, आपको ये तो नहीं लग रहा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और अल्टीट्यूड सेम है? नहीं यार, ये अल्टीट्यूड वर्टेक्स से आया है यार। तुम्हारा बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वर्टेक्स से जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। और जा सकने वाला केस वही क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल, या फिर वो आइसोसलेस। आइसोसलेस में एक, इक्विलेटरल में तीनों। यस और नो? अरे तो मैं तो पहले ही बता दिया ना यार, इक्विलेटरल में क्या मीडियन, क्या अल्टीट्यूड, क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और क्या इंटरनल बाइसेक्टर, सब सेम है ना। यस और नो? हाँ जी। तो भाई साहब फिर एक कलर देख लो, ये देखो, नाम है इसका, एच, बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो है ना, जैसे ऑर्थोपेडिक होता है ना, वैसे ऑर्थो सेंटर। यस और नो? क्या भाई? ऑल थ्री। मार्केट में इनका नाम क्या है? अल्टीट्यूड्स। ऑल थ्री अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल are concurrent. All three altitudes of triangle are concurrent, and point of concurrency is known as ऑर्थोसेंटर। मतलब जो ट्रायंगल की तीन हाइट्स है, भाई तुम तो जानते हो ना, एरिया में जो हाइट का कंसेप्ट था, वहां पे तुमने इस चीज को जम के इस्तेमाल किया था। एडी इज काउंटेड एज हाइट प्रोवाइडेड बीसी इज द बेस। BE is counted as height provided AC is the base, and CF is counted as height provided AB is the base. Now in analytical geometry, all three heights are concurrent. तीनों की तीनों ऊंचाइयां एक ही पॉइंट से जाती है बच्चों, है ना। धूम मचाना है अपने को एकदम जबरदस्त, तो एक एक चीज अपने को दिमाग में बिल्कुल बैठी होनी चाहिए। जैसे सर बता रहे हैं, तो अगर ये तीनों ऊंचाइयां एक पॉइंट से जाती है, उसी पॉइंट का नाम है ऑर्थो सेंटर। बट सवाल ये उठता है कि हम हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री में, हमें हर खेल किसके आसपास रखना है? x1 y1, x2 y2, x3 y3। समझ में आ रहा है? उमस बढ़ती जा रही है, बारिश तेज होती जा रही है, और पढ़ाई भी लगातार होती जा रही है। वाह वाह। देखो नालायकों, मेरे प्यारे बच्चों, ये समझो कि यहाँ पे हम लोग एक ऐसा फॉर्मूला लिख रहे हैं जो बिल्कुल सरकम सेंटर जैसा यूजलेस है, बट आपके मन में जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए कि भाई जब इन सेंटर और सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है, और मैं चाहूंगा कि आप इसके साथ जद्दोजहद करें, आप इसमें जूझें कि ये आया कैसे। हाँ, मैं बिल्कुल बता दूंगा अगर आप अलग से पूछेंगे, बट यहाँ मेरा टाइम थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा।
यस और नो? तो बिल्कुल इन सेंटर, हाँ मेरे को भी जब सर ने पहली बार बताया था ना, तो बस मैंने वही वही याद किया था क्या, कि भाई इन सेंटर का फॉर्मूला है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाई a प्लस b प्लस c, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बाई a प्लस b प्लस c। अब जब सरकम सेंटर आएगा तो ए बी सी की जगह साइन टू ए साइन टू बी साइन टू सी आ जाएगा, और ऑर्थो सेंटर लाने के लिए वही ए बी सी की जगह टेन ए टेन बी टेन सी आ जाएगा। इस तरीके से हमें तीनों के तीनों फॉर्मूला याद हो जाएगा। तुम्हारे कुछ भी नहीं समझ में आएगा, यस और नो? अब आगे देखिए भाई, हमारा इस सेंटर सीरीज का, इस सेंटर एपिसोड का आखिरी सेंटर, एक वो सेंटर जिन्होंने, जिसका नाम तुमने 10वीं कक्षा तक सुना भी नहीं है ना। तुमने इन सेंटर और सरकम सेंटर तो लिटरली कंस्ट्रक्शन में बनाया था, ऑर्थो सेंटर भी तुम्हें कई थ्योरम में दिखा था, और सेंट्रॉइड से तो तुम्हारी पहचान बरसों पुरानी है। अब की बार थोड़ा इसको सम्मान देते हैं। एक्चुअल में एक्स सेंटर्स, ये लोग ना एक्सक्राइब, जैसे इंस्क्राइब होता है, सरकमस्क्राइब होता है, इंस्क्राइब यानी अंदर वाला, सरकमस्क्राइब यानी वर्टिसेस से जाने वाला, और इसका नाम है एस्क्राइब्ड सर्कल। एस्क्राइब्ड सर्कल के सेंटर्स, हाँ या ना? और ये तीन क्यों है, ये तुम्हें इस बात से समझ में आएगा। ये देखो, पिछली बार तुम इन सेंटर या इन सर्कल का सेंटर लाने के लिए तुमने क्या किया था बच्चों? तुमने ये किया था कि तीनों इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ किया था। एक बात तो तय है, ये जो सेंटर है इनके बारे में एक जनरलाइजेशन तो मैं कर ही सकता हूं। एक बात तो कॉमन सब में है कि सब के सब तीन तीन लाइनों के कॉन्करेंसी है, ऐसी पॉइंट जहां पे तीन तीन लाइन कॉन्करेंट होती है। श्योर और नॉट? एक काम करो, अब की बार ए को, ए बी को बढ़ाओ, ए सी को बढ़ाओ, और ये जो बाहर में एंगल है इसका नाम है एक्सटर्नल एंगल बी। हाँ बिल्कुल सही बात है, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, नहीं? एक्सटर्नल एंगल बी, एक्सटर्नल एंगल सी। हाईलाइट कर रहा हूं बच्चों, इंटरनल एंगल ए। बेटा यही सब पढ़ने के बाद तो ऊपर वाले पे यकीन बढ़ जाता है, नहीं है ना, कि भाई क्या बढ़िया सब कुछ एकदम जमा जमा के रखा हुआ है। नहीं, पहले तीन इंटरनल बाइसेक्टर कॉन्करेंट होके एक सर्कल मिला था, अभी जो है दो एक्सटर्नल बाइसेक्टर बी और सी के एक्सटर्नल बाइसेक्टर और ए का इंटरनल बाइसेक्टर, तीनों के तीनों एक ही पॉइंट से जाते हैं और तुम्हें एक्स सेंटर अपोजिट ए दे जाते हैं। एक्स सेंटर अपोजिट ए, क्या नाम है बेटा? आई वॉज इन सेंटर, I1 इज एक्स सेंटर, हाँ या ना? क्या बात सच होने वाली है? चलिए, I1 से BC पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, I1 से बढ़े हुए पोर्शन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। बोलिए हाँ या ना? मार्केट में जब अगले साल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे होगे तो तुम्हें बताया जाएगा कि इसका नाम है एक्स रेडियस,
अपोजिट ए। भाई जब एक्स सर्कल अपोजिट ए बोलोगे तो एक्स रेडियस अपोजिट ए नहीं बोलोगे? बोलो हाँ या ना। क्या हमारे पास और भी कलर है? और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि I1 को सेंटर मान के I1D I1E I1F को रेडियस मान के जब जब एक सर्कल खींचा जाएगा वो AB और AC के एक्सटेंडेड पोर्शन को टच कर जाएगा और BC को भी टच करेगा। इसी का नाम है एक्स सर्कल अपोजिट ए। बच्चों थोड़ा नया था बट इंटरेस्टिंग था कि नहीं? बोलो ना यार, हाँ या ना। एक्स सर्कल अपोजिट ए, कॉमन सेंस, I1 is none other than bx2 plus cx3 minus ax1 b plus c minus a by2 plus cy3 माइनस ay1 by b प्लस c माइनस a। कॉमन सेंस से कोई मुझे I2 बता दो। भाई जब I1 में माइनस ax1 हुआ माइनस ay1 हुआ तो I2 में माइनस bx2 माइनस by2 साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन करो। cx3 प्लस ax1 माइनस bx2 प्लस c प्लस a माइनस b। आया ना? अगली बार cy3 ay1 by2। बच्चों जो इस स्टेज में I3 खुद से लिख लिया जेई में सिलेक्शन पक्का हो गया। a प्लस बी माइनस सी ay1 प्लस बी y2। कैन यू ऑब्जर्व द सिमेट्री? कैन यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द एक्स सर्कल? हाँ बेटा, तुम बी के अपोजिट एक्स सर्कल बनाओगे तो उस स्टेज में तुम बी ए और बी सी को एक्सटेंड करोगे। ए और सी के एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर लोगे, बी का इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर लोगे, तीनों कॉन्करेंट होंगे। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को एक्स सर्कल अपोजिट भी बोलेंगे। बोलिए, यहां पे हम कंप्लीटली मैथमेटिकल टूल्स फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को क्लोज करते हैं, राइट? यस, there are 2-3 things but that can be studied with straight line in far better way. yes or no? आपका काम ये है कि आप दोनों लेक्चर को ध्यान से सुनिए, प्रॉब्लम जो डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए उनको सॉल्व करिए और जो भी डाउट है इंस्टीट्यूट के नंबर पे पूछिए। थैंक यू।